देखते हैं उत्तराखंड आरओ एआरओ का मेंस हुआ था अभी, तो उसमें ये ऐसे का पेपर है, किसी ने इसका फोटो भेजा, तो चलिए थैंक यू। उसके बाद इसको थोड़ा देखते हैं क्या था क्वेश्चन में, और मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी भी बताता हूँ क्या है। ठीक, पहला, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता। आप चाहे मेरा पेपर 3 देखो, जीएस 3 का, ये ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है मैंने ऐसे प्रिडिक्ट किया, ये आपको भी पता होना चाहिए था कि इस पे सवाल आएगा। ठीक है, और जो पढ़ाते भी हैं सबका एक रफ आइडिया है भाई, सिलेबस से नहीं पूछेगा और कहाँ से पूछेगा, सिलेबस से पूछा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कोई अपना ऐसा है नहीं कि ज़्यादा कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन हाँ इस पे जो कंटेंट है ना वो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से कराया हुआ है। 2-3 वैसे वीडियो भी हैं, स्पेसिफिक वीडियो भी थी वीमेन पे, तो आप उससे इसको सोल्व कर सकते थे। अदरवाइज आप किसी भी सोर्स को रेफर करते, वहां से ये मैनेजेबल था। ठीक, अच्छा ये मैंने बी वाला बता दिया, अभी ए का और देखना, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन कल्चर। मैंने आपको कल्चर के लिए, जो वीडियो मेरी देख रहे हैं उन्हें पता होगा 5 या 6 अप्रोच है। एफ अप्रोच जो 5 वाला है ना, 5 एफ लिख दो या 6 लिख लो, उसी से आपके कल्चर के आंसर बन जाएंगे। ये भी वैसे ही बनता। ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट पूछा था, ग्लोबलाइजेशन भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया भी है, बताया भी है आपको, ये डायग्राम ड्रॉ करके शायद बताया ही था कि 1990s के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन देखिए पहले भी था, लेकिन 1990s के बाद से ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, ऊपर गया। लेकिन हुआ क्या, 2008 में मंदी आई है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब से ये थोड़ा सा धीमा होना स्टार्ट हुआ। इसको बोलते थे स्लोबेलाइजेशन, स्लो हो गया ग्लोबलाइजेशन, और ये नीचे आ रहा था, तभी आ गया इसका साथी कोविड-19, तो ये बिल्कुल एकदम नीचे लेके आ गया इसको। अब उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये देखिए एक आदर्श लाइन है, ये ऑप्टिमम लाइन है, ये जो लाइन है ये एक ऑप्टिमम लाइन है, इसके यहाँ पे लिख देना ऑप्टिमम। तो इसके ऊपर जो है अति है, ये भी है ना, ये भी गलत है, और ये जो अंडर है ये भी गलत है। हमें आदर्श स्थिति में जाना चाहिए, लगभग ना तो ज्यादा होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन, हाइपर ग्लोबलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, अंडर भी नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम की तरफ हमें जाना चाहिए। तो ये लाइन अब देखिए इधर ही जा रही है। आपको मैं हिंट बताऊं, 2019 के बाद से मोदी जी ने क्या किया, असेंबल इन इंडिया की अप्रोच आ गई थी इंडिया में, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत मतलब क्या है, सेल्फ रिलायंस, कि ठीक है हम पहले जितनी किट, जितने मास्क और जो भी चीजें बाहर से मंगाते थे वो ठीक है हम मंगाएंगे, हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इतना प्रमोट करेंगे, लोकल, सॉरी वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल। तो इन सब अप्रोच को बढ़ावा दिया ताकि हमारे यहाँ से जो हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए, ये हो जाएंगी, तो हमें ज़्यादा डिपेंड नहीं होना पड़ेगा दुनिया पे। डिपेंडेंट हम रहेंगे और दुनिया भी हम पे डिपेंडेंट रहेगी, लेकिन जो ज़्यादा था है ना, जैसे ऑयल के सेक्टर में देख लो, ऑयल में हम लगभग बाहर से ही मंगाते हैं सब कुछ, जितना तेल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल सब। तो हमारे यहाँ क्या इशू है कि हमारा जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है, जो एनर्जी सिक्योरिटी है, उसको एक थ्रेट है। लेकिन अब मोदी जी ने देखिए पंचामृत का टारगेट दिया, उसी के बाद दिया ग्लासगो समिट में, क्या बोला कि हम 50% अपना रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे। तो उसका मतलब यही था कि रिन्यूएबल एनर्जी हम इंडिया में ही बनाएंगे। वो यहाँ पे बन रही है, सोलर पार्क बन रहा है गुजरात, राजस्थान में सॉरी, इतने सारे इनिशिएटिव लिए, वो इसीलिए ताकि हम अपनी भी एक लेवल उठाए और जो ऑप्टिमम लाइन है यहाँ तक पहुंच जाए, ना तो हम ज्यादा ऊपर रहेंगे ना एकदम कम रहेंगे। ठीक, तो ऐसा कुछ ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझाया भी था। बाकी आप सब जानते हो, पता होगा आपको, नहीं पता तो वीडियो देख लेना, 47 मिनट की है। कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आपके पास टाइम हो तभी जाना, अदरवाइज इग्नोर करो। आपने जो भी कंटेंट जहां से पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन पे, उसको प्लीज एक बार रिवाइज करके जाना, क्वेश्चन फिर से आने वाला है। ठीक है, अगला है वन नेशन वन इलेक्शन, ये GS2 पॉलिटी। मैंने आपको जो विजन IAS है इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट कराए थे, क्वेश्चन भी था इस पे, ये वहीं से पूछा है। लेकिन परेशानी क्या है कि ये तीनों एक ही सेक्शन में पूछ लिए, तो आपको तीनों आते भी होंगे, तो अटेम्प्ट आप इसमें से एक ही करोगे। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ इन सब टॉपिक का भी। अरे यार 1 सेकेंड, ठीक है।
देखिए आपको लिखना कैसे था ना, जैसे अपना पहला वाला ही है, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन कल्चर। तो इम्पैक्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन या फिर कोई अच्छा सा एनेक्डोट हो, कुछ जो भी आपको आपके पास हो। इंडियन कल्चर में 5F की अप्रोच, एफ से क्या है, फूड, फिलोसफी, फिलोसफी पी से है लेकिन मैं इसको एफ ही बोलता हूँ, फे वाली फीलिंग आती है ना। फिर फिटनेस, ठीक है, फूड, फिलोसफी, फिटनेस एंड, फूड हुआ, फिलोसफी हुआ, फिटनेस हुआ, और एफ से है अपना क्या है, रुकना जरा, काटोगे, देखिए फूड, फिलोसफी, फिटनेस, और अपना एफ है फिल्म, फेयर, फेयर मतलब मेले, फेस्टिवल, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो गए, ठीक है, हो जाएगा आपका काम। फूड पे क्या इम्पैक्ट पड़े ग्लोबलाइजेशन के, तो भाई मिल्क की जगह किसने रिप्लेस कर दिया, दारू ने। अच्छा पहले भी इंडिया में भी था लेकिन एक वेस्टर्न कल्चर आया तो उससे और ज़्यादा प्रमोट हुआ अल्कोहल, ठीक। फूड में क्या, हम मोटा अनाज खाते थे, मिलेट्स खाते थे, उसकी जगह हम अब जो नॉन न्यूट्रिशनल या अंडर न्यूट्रिशनल डाइट है, मोमोज है ना, मैगी, इन सब चीज़ों को खाने लगे, तो हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट भी आया इसी से, ठीक। फिलोसफी पे क्या है, फिलोसफी में देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखने हैं आपने, ये आपने नेगेटिव भी लिखा, इसके पॉजिटिव भी लिखने हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन से हमारे जो प्रोडक्ट थे वो भी तो ग्लोबल हुए हैं। अब आपको बर्गर मिलता है, कैसा बर्गर मिलता है, पनीर बर्गर, है ना, पिज्ज़ा मिलता है, नवरात्रों में थाली मिलती है, जैन थाली, तो ये इम्पैक्ट दिखाने हैं आपने, पॉइंट्स आपको सारे पता है, बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ऐसी फिलोसफी में वसुधैव कुटुंबकम हमने दुनिया तक पहुँचाया और दुनिया से हमने नई नई चीज़ें सीखी। फिटनेस पे हमने दुनिया को योगा दिया, फिल्म पे बॉलीवुड अब बाहर जा रहा है, प्रियंका चोपड़ा को देख लो, है ना, और इंडिया जो कौन सा था वो अभी मूवी जो आई थी साउथ में राजमौला की, जिनको ऑस्कर भी मिला था, नाचो नाचो पे, नाटू नाटू सॉन्ग पे, ठीक है, तो वो भी तो एक तरह से प्रमोट हुई। फेयर, फेयर में कुंभ मेला, है ना, फेस्टिवल में दीपावली, होली, ये सब बाहर तक पहुंचे, दुनिया तक, और हमने भी दुनिया से काफ़ी कुछ सीखा। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख देना, इंडियन कल्चर पे यहाँ से लिख दिए, अच्छा इंट्रो, अच्छा कंक्लूजन, ये सारे पॉइंट्स इसके पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, काम खत्म। अच्छा इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, आपने एक इंट्रोडक्शन देना कि ग्लोबलाइजेशन ये है, इससे ये फायदे हुए, अगले पैरा से कि इसके चैलेंजेस भी हैं, ये इसने नुकसान भी किया, और लास्ट में लिख देना कि चलिए एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट डायमेंशन को। अब इस पेज से डायमेंशन एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देना, ठीक, यहां से आपका काम पूरा होता है। अब इरेजर पकड़ते हैं, देखिए वीमेन एम्पावरमेंट ये सब आप मैनेज कर लोगे, क्योंकि देखिए टाइम, मुझे नहीं पता कि आप इस पे वीडियो चाहते भी हो, अब मुझे लगा कि ठीक है बना देनी चाहिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ, और आपका जैसा भी रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से देखेंगे। वीमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वेलिटी, इस पे क्या हुआ ना, जब स्टार्टिंग में मैंने कभी पेपर दिया तो मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट था, यूपीएससी में कुछ पूछा था, मैं जेंडर इक्वेलिटी के नाम पे बस वीमेन के बारे में लिख के आ गया। जेंडर इक्वेलिटी में हमें ट्रांसजेंडर, इनको भी तो लिखना है ना, तो ये वाली डायमेंशन जो लिख देता है थोड़ा सा, उसको एज मिलता है। वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट आपने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दी है। क्या बोला है कि 124 साल नहीं, 124 तो रैंकिंग है इंडिया की, बोला है कि 134 साल लगेंगे जेंडर पैरिटी के लिए दुनिया को। तो एक डराने वाला आंकड़ा है, उसके बाद शुरू हो जाना कि ये चैलेंजेस हैं, ये हमें कदम उठाने चाहिए। इसमें एक काम और करना, जो चलिए आपको ब्रीफली कुछ बता ही देता हूँ। इसमें आपने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, इसके बाद लिखना कि ये चैलेंजेस हैं
और फिर पेज पे जब आप जाओगे प्रॉब्लम, अच्छी अच्छी बातें, बुरी बुरी बातें सब लिखोगे। लास्ट में 2-3 चीज़ें जरूर करना आप, गवर्नमेंट की स्कीम, जो इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, वंदना योजना, मातृ वंदना योजना, इन सबको लिखना। फिर कंक्लूड करना, कोई कोट डाल देना या फिर किसी थिंकर को कोट कर देना, है ना। तो आपका ये मैनेज हो जाएगा इस हिसाब से। SDG नंबर 5, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5, आप बोले तो नहीं, इसको बोलना मत। SDG 5 क्या है? जेंडर पैरिटी बाय 2030, ध्यान रखना। 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये पॉलिटी का है। अब इसमें मैं समझाने जाऊंगा। अभी रामनाथ कोविंद साहब की रिपोर्ट थी, क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन ये बनता भी है, ऐसा नहीं है, कुछ रैंडम पूछ लिया, मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं। क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी, ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न। ये एक्चुअल में क्या है ना, फाओ ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, उसने बोला था कि जो प्रेजेंट लेवल पे अभी डिफोरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उससे हमें 350 मिलियन हेक्टेयर लैंड चाहिए होगी 2050 तक, एडिशनल लैंड चाहिए होगी मैनेज करने के लिए, जो अभी के टाइम पे हो रहा है। ठीक, तो इसी के लिए, और ये हो क्यों रहा है? क्लाइमेट चेंज। तो अगर आप इन सब से स्टार्ट कर देते हो तो जो एकदम डिमांड है वो हिट हो रही है, तो आप इससे चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी चलिए इसको पहले इरेज करते हैं, इधर लेके आते हैं आपको। आपने एक नाम सुना होगा, अर्थ ओवरशूट डे, सुना है? अर्थ ओवरशूट डे मतलब एक, हम जो पॉपुलेशन है अभी इस टाइम पे 12 महीने लगने चाहिए जो भी रिसोर्स है उनको कंज्यूम करने के लिए, हम उस 12 महीने के रिसोर्स को 7 महीने में ही कंज्यूम कर ले रहे हैं। तो ये कंसर्न है। आप ऐसे इसको ड्रॉ कर देना कि ये एक अर्थ तो हो गई, है ना, अर्थ 1, जो दूसरी अर्थ है ये 2, इसके भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं। ठीक, ये ड्रॉ हुआ आपका। और आपने क्या ड्रॉ करना है? एक डायग्राम आप ऐसा कुछ ड्रॉ करना, यहां से शुरू करना, ठीक है। दिसंबर, अक्टूबर, सॉरी नवंबर, अक्टूबर, और अपना सितंबर, अगस्त, जुलाई। तो आज से 30-40 साल पहले 1970 में जो रिसोर्स हम लगभग दिसंबर के आसपास कंज्यूम करते थे, अब उसी रिसोर्स को हम इस टाइम पे आके कंज्यूम कर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक, जुलाई किसकी है? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, इसके नाम से रिपोर्ट आती है। जुलाई तक हम कंज्यूम कर लेते हैं, खा पी लेते हैं। इस डायग्राम को ड्रॉ करके आ सकते हो आप। टाइमिंग लिख देना, डेट सॉरी ईयर लिख देना 2024 या 2023, एक रफ है लेकिन हाँ इसी रेंज में हैं हम। ठीक है, तो 2 डायग्राम हुए अपने, और भी है इसमें तो बताने के लिए बहुत कुछ है, बट चलिए। तो बाय एंड लार्ज आपका ये तीनों हुए, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी लिख सकते हो। फॉरेक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये मैंने आपको जो GS3 था उसमें बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन याद रखना। क्या बोला था आपसे? FII वर्सेस FDI, इस टॉपिक को आप तैयार करना, आपने किया भी था और क्वेश्चन भी था इस पे, तो मैनेज हो जाएगा ये। फूड सिक्योरिटी पॉलिसी इन इंडिया, तो पॉलिसी एज सच क्या है इंडिया की पॉलिसी, किसी को नहीं पता होगा, लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ। हेल्थ में, एजुकेशन में, फूड सिक्योरिटी में है। ये डायग्राम तो आप ड्रॉ कर देना, इसके आसपास ही लिख के आ जाना। मीन्स क्या है? अवेलेबिलिटी हो, अफोर्डेबिलिटी हो, है ना, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, है ना। और भी ड्रॉ कर देना इसके बाद। सस्टेनेबिलिटी के बाद एक्सेसिबल हो, एक्सेसिबल हो, है ना। और क्या है? क्वालिटी हो। तो इन 1 2 3 4 5 से आप अपनी बात कन्वे कर दोगे। कैसे?
हेल्थ पे पूछे, एजुकेशन पे पूछे, आपसे फूड सिक्योरिटी पॉलिसी पूछ ली। तो भाई फूड सिक्योरिटी पॉलिसी क्या हमारी ये नहीं है कि हमें अफोर्डेबल बनाना है, तो हम सब्सिडाइज ग्रेन नहीं देते, 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो चावल, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये सब नहीं पता आपको। सस्टेनेबल बनाना हो, है ना, हम इसको सस्टेनेबल भी तो बनाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम यही सब प्रोवाइड करें, वीट एंड राइस करें, हम कभी कभी दाल भी देते हैं, पल्सेस भी देते हैं, ऑयल भी देते हैं, है ना, फेस्टिवल पे और जब इलेक्शन आ जाए तब। ठीक है, तो अच्छी बात है, हम प्रोवाइड करते हैं सस्टेनेबिलिटी फूड ग्रेन का। तो अवेलेबिलिटी तो है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी हम एमएसपी देते हैं, है ना। और भी जो प्रोक्योरमेंट डेफिशिएंसी होती है, जैसे पीएम आशा, आपने सुना होगा कि आप किसान ने जो भी प्रोड्यूस किया, जब उसको मार्केट में लेके जाएगा, अगर उसको एमएसपी वाला प्राइस नहीं मिलता तो जो डिफरेंस रह जाएगा वो सरकार पे करेगी। तो ये सब क्यों? ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सको, प्रोड्यूस करते हुए आप डरो नहीं। को वेब साइकिल यहाँ पे डाल देना जब इसके नेगेटिव में लिखोगे, ठीक। सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये सब हो गया। अब एक्सेसिबिलिटी, पहुँचाना, तो पीडीएस के थ्रू हम क्या करते हैं भाई, पी से क्या है प्रोक्योरमेंट, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एस से स्टोरेज, इन तीनों को और इलेबोरेट कर देना, आपका बन जाएगा ये। क्वालिटी, हम क्वालिटी फूड ग्रेन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मैनेज कर लोगे। हेल्थ में पूछे तो हेल्थ में भाई अवेलेबिलिटी नहीं करनी, अफोर्डेबिलिटी, सस्ती दवाई, पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम बीजेपी, बीजेपी मतलब वो वाला बीजेपी नहीं, भारतीय जन औषधि परियोजना, जहाँ पे सब्सिडाइज आपको मेडिसिन मिलती है। सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी मेडिसिन, जेनेरिक ड्रग, एक्सेसिबिलिटी, गांव तक पहुंचना है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर उस पर फोकस करना है, उसके बाद सेकेंडरी पे जाना है, फिर टर्शरी पे। तो आप इसको फिर भी एजुकेशन में पूछ ले, एजुकेशन में भी कि हमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं देनी, एक्सेसिबल नहीं पहुंचाना कि भाई पहाड़ में दूर दराज तक पहुंचाना, एफोर्डेबल सस्ती देनी है, 6 से 8 क्लास तक हम फ्री देते हैं, फिर उसके बाद और भी सब्सिडी देते हैं जेएनयू वगैरह में, ठीक है। तो ये मैनेजेबल है। लेकिन वो जो निकालता है, जो पेपर निकालता है वो ज़्यादा नहीं पढ़ता, जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो शायद ही मेंस निकाल पाए, ठीक। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, चक्कर क्या है ना कि वो प्रोसेस कर नहीं पाते चीज़ों को, उस लिमिटेड टाइम में इतना सारा होता है उनके पास, प्रोसेस करना, रिकॉल करना, लिख के आना। जिसके पास आते ही जिसको 4 पॉइंट है वो 4 ही लिखेगा, बढ़िया से लिखेगा, उसी को एलेबोरेट करेगा। जिसको 10 आते हैं तो वो 10 में पहले रीअरेंजमेंट में फंस जाएगा कि पहले कौन सा दूसरा कौन सा, डेटा गलत ना हो जाए, तो वो एक रीजन रहता है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय कौशल, भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास योजना। अच्छा, ये तो नीचे वाला है, स्किल डेवलपमेंट, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको भी कराएं। वीडियो लंबी तो नहीं हो जाएगी थोड़ी? एक्चुअल में ना थोड़ा जब लेंथ ज़्यादा होती है वीडियो की तो उसको अपलोडिंग में इशू आते हैं। स्किल डेवलपमेंट, चाइना BRI, सब ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स का नाम सुना होगा, थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप टारगेट कर लोगे, नहीं है तो चलिए एक काम करते हैं, इसी सेक्शन को मैं आपको दूसरी वीडियो में समझा दूंगा अगर आप बोलेंगे तब, क्योंकि ये तो बस मेरे अभी मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो मैंने आपको बताया, बाकी आपका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं, इसको लाइक या डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।